हेलो नमस्कार दोस्तों, नीमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास को जितने भी आईटीआई के विद्यार्थी देख रहे हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों 2022 के अंदर जो आईटीआई वालों का अगस्त महीने में एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम एक सीरीज को लॉन्च करने वाले हैं। दोस्तों, ये सीरीज यूट्यूब पर रोजाना सुबह 7 बजे होगी। इस सीरीज में दोस्तों कुल 25 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्नों को विस्तार पूर्वक से हल मैं खुद कराऊंगा। दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और प्रत्येक क्लास को आप देख सकें। दोस्तों, माना कि मौसम चल रहा है गर्मियों का, दोस्तों इन मौसमों का क्या, ये तो यूं ही बदलते रहते हैं। अगर आपको एग्जाम में पास करना है तो मेहनत तो दोस्तों दबा के करना पड़ेगा। क्या अगर मेहनत आप नहीं करेंगे तो एग्जाम में पास तो होने वाले हैं नहीं। तो दोस्तों, मैं मेहनत कर रहा हूं, आप मेहनत करेंगे तो दोस्तों एग्जाम कैसे नहीं निकलेगा। दोस्तों, जो 23 जुलाई 2018 के अंदर जो टेस्टिंग असिस्टेंट के नाम से जबलपुर में एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में जो दोस्तों 3rd शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, उनका हम उन पेपरों को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा क्लास उस पेपर का तीसरा भाग है। क्या पहला और दूसरा क्लास अगर देखना चाहते हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पे लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, उस लिंक को टच करिए और डायरेक्ट क्लास को ज्वाइन करिए। तो दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला हमारा सवाल है, जो कि ये सवाल आपके नाम पे है। देखिएगा दोस्तों, ये जो आपको मीटर दिख रहा है, ये किस प्रकार का मीटर है आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों इस मीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। चलिए सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, ऐसा वातन तार जो मिक्सी ग्राइंडर में लगे मोटर, क्या दोस्तों इस प्रकार का वातन तार, वातन का मतलब हो दोस्तों वाइंडिंग, इसका मतलब होता है वाइंडिंग। ऐसा वाइंडिंग तार जो मिक्सी ग्राइंडर में लगे मोटर के आर्मेचर को पुनः रिवाइंड करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, वो किस प्रकार का तार है। तो आप लिखे दोस्तों सुपर इनेमल्ड तांबे का तार होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर है कि जो सुपर इनेमल्ड तांबे का तार होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो तांबे के तार के ऊपर जो लगी होती है वो क्या होता है, वो कुचालक लगी होती है। उसी कुचालक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सुपर इनेमल्ड। क्या सुपर इनेमल्ड के नाम से उस कुचालक को हम लोग जानते हैं। अगर पूछ ले आपसे कि मिक्सी ग्राइंडर के अलावा इस सुपर इनेमल्ड तांबे का तार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप लिखिएगा दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है मोटर के अंदर। कहाँ, मोटर, ट्रांसफॉर्मर और इसके अलावा दोस्तों जनरेटर के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। नोट कीजिएगा दोस्तों, अगर पूछ ले इस तांबे का तार जो है इसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो इसकी दोस्तों प्रतिरोधकता लिखेगा होता है 0.0172 ओम प्रति सेंटीमीटर गुणे 10⁻⁻⁶ ओम सेंटीमीटर, सॉरी ओम मीटर। ये इसकी प्रतिरोधकता की इकाई होती है, सॉरी प्रतिरोधकता का मान होता है। अगर इसके अलावा एग्जाम में कुछ दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए तो वो ऑप्शन देगा दोस्तों 1.72 गुणे 10⁻⁸ ओम मीटर। ये इसका दो प्रकार का उत्तर होता है। तो इस दोनों पॉइंट को आप नोट करते चलिए दोस्तों, हर एक पॉइंट को आप अपने नोटबुक में नोट करते चलिए, क्योंकि दोस्तों कौन सा पॉइंट सवाल बनके आपके सामने खड़ा हो जाए दोस्तों, ये न तो आपको पता और न ही हमें पता, इसलिए प्रत्येक पॉइंट को आप नोट करते चलिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अब लिखेगा ये जो मिक्सी ग्राइंडर होता है, मिक्सी ग्राइंडर के अंदर किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है, तो आप लिखेगा इसके अंदर दोस्तों यूनिवर्सल मोटर लगी होती है। कौन सी दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर। अगर पूछे यूनिवर्सल मोटर के अंदर, क्या यूनिवर्सल मोटर जो होता है दोस्तों, ये मोटर किस किस पावर में
चलती है तो आप लिखेगा ये AC के अलावा DC, क्या AC DC दोनों प्रकार के पावर के साथ ये ऑपरेट होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार के रोटर में यदि बाहर से प्रतिरोध लगा दिया जाए, क्या बाहर से प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। दोस्तों अगर एक ऐसा मोटर है जिसके रोटर में हम बाहर से प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो क्या फर्क पड़ने वाला है उस मोटर के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, क्या शुरुआती जो टॉर्क होता है दोस्तों, वो अपने आप बढ़ जाता है। प्रतिरोध के जोड़ते ही शुरुआती टॉर्क बढ़ जाता है, लेकिन जो उसका बल आघूर्ण का मान है वो चेंज नहीं होता। दोस्तों इसका अधिकतम बल आघूर्ण है वो चेंज नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इसके अलावा अगर एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ ले तो दोस्तों अगर पूछ ले कि किस प्रकार के मोटर में, क्या किस प्रकार के मोटर के रोटर में हम बाहर से प्रतिरोध जोड़ते हैं, तो आप लिखेगा उस मोटर का नाम है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग, क्या दोस्तों स्लिप रिंग। इस स्लिप रिंग मोटर के रोटर में अगर हम बाहर से प्रतिरोध जोड़ते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ने के अलावा और क्या होता है, तो आप लिखिएगा ये सेल्फ स्टार्ट। ये मोटर दोस्तों सेल्फ स्टार्ट बन जाती है। क्या स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ने के साथ साथ ये मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, ये जो स्लिप रिंग मोटर है दोस्तों, इसमें कितने स्लिप लगे होते हैं, तो लिखेगा इसमें कुल स्लिप की संख्या 3 होती है। कितने दोस्तों, स्लिप की संख्या कुल 3 होती है। इसके साथ अगर पूछे कि तीनों स्लिप में कौन कौन सी कनेक्शन की जाती है, तो लिखेगा दोस्तों फर्स्ट स्लिप, क्या पहले स्लिप में R को, दूसरे स्लिप में दोस्तों B को, और तीसरे स्लिप में दूसरे स्लिप में Y को और तीसरे में B को कनेक्ट किया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा पूछे कि ये जो स्लिप होती हैं मोटर के किस भाग के अंदर जुड़ी होती हैं, तो लिखिएगा दोस्तों ये मोटर के रोटर में जुड़ी होती हैं। कहाँ, मोटर का जो रोटर होता है ये कार्बन ब्रश के साथ कनेक्ट किया जाता है। किसके साथ दोस्तों, कार्बन ब्रश के साथ कनेक्ट किया जाता है। अगर इसके अलावा आपसे पूछे कि ये जो स्लिप रिंग मोटर होती है दोस्तों, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप लिखेगा इसका उपयोग लेथ मशीन के, दोस्तों लेथ मशीन के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका पूरा विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन रहा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीरीज सर्किट का पावर फैक्टर किस अनुपात में होता है। दोस्तों सीरीज में 3 प्रकार के सर्किट होते हैं। कितने, सीरीज में कुल 3 सर्किट होते हैं। पहला सर्किट होता है RL सर्किट, और दूसरा है दोस्तों RC सर्किट। इसके अलावा तीसरा है RLC सर्किट। इन तीनों सर्किट के बारे में अगर पूछे कि पावर फैक्टर कितना होता है, तो आप लिखेगा इसके अंदर पावर फैक्टर होता है प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा। दोस्तों ये क्या होता है, पावर फैक्टर को हम cos फाई से लिखते हैं, और cos फाई बराबर होता है प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा। और प्रतिरोध जो होता है दोस्तों इसको हम R से लिखते हैं और प्रतिबाधा को Z से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बैटरी में लगे इलेक्ट्रोड का प्रयोग हेतु किस प्रकार के संवाहक का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम बैटरी में इलेक्ट्रोड के लिए किसी इस प्रकार के कंडक्टर का प्रयोग करते हैं जो विद्युत का सुचालक हो, क्या विद्युत का जो सुचालक हो, यानी कि विद्युत का जो सुपर कंडक्टर है, इसी को हम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर इस इलेक्ट्रोड को दोस्तों, इस इलेक्ट्रोड के बारे में पूछे कि बैटरी में कितने प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, तो आप लिखिएगा दोस्तों बैटरी में 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। पहला धन इलेक्ट्रोड और दूसरा दोस्तों माइनस इलेक्ट्रोड। क्या धन और माइनस 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। और ये इलेक्ट्रोड किसके होते हैं दोस्तों, विद्युत का सुपर कंडक्टर होता है। अगर विद्युत के सुपर कंडक्टर के बारे में बात किया जाए कि कौन सुपर कंडक्टर होता है, तो आप लिखेगा इसका सुपर कंडक्टर होता है दोस्तों चांदी। क्या सुपर कंडक्टर कौन होता है, चांदी। अगर पूछ ले कि विद्युत का आदर्श कंडक्टर कौन होता है, तो लिखेगा दोस्तों पारा।
ये पारा जो है दोस्तों मरकरी, ये विद्युत का आदर्श कंडक्टर होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। हानि का मतलब दोस्तों कि इसका जो प्रतिरोध होता है ये बहुत ही कम होता है। क्या? बहुत ही कम होता है। इसके साथ साथ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो बैटरी है, इस बैटरी के बारे में अगर पूछे कि बैटरी किसे कहते हैं तो आप लिखिएगा सेलों का समूह। किसे दोस्तों? जो सेलों का समूह होता है ना, इसे ही हम बैटरी कहते हैं। जो सेलों का समूह होता है, इस समूह से ही बैटरी तैयार किया जाता है। और दोस्तों बैटरी दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? लिखेगा प्राथमिक बैटरी। क्या? प्राथमिक बैटरी। और दोस्तों इसके अलावा होता है द्वितीयक बैटरी। तो ये बैटरी का कुल विवरण हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांजिस्टर में उपस्थित उत्सर्जक का डोपिंग कितना होता है? क्या? ट्रांजिस्टर में जो उपस्थित उत्सर्जक होता है उसका डोपिंग कितना होता है? तो नोट कीजिए दोस्तों, ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं ना, ये कुल दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिस्टर कुल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है NPN और दूसरा तो दोस्तों PNP। दोस्तों ये जो दो प्रकार के ट्रांजिस्टर हैं, इनमें से किसी एक ट्रांजिस्टर को पकड़ के चलते हैं और यही ट्रांजिस्टर इस सवाल का आंसर देने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम इस PNP ट्रांजिस्टर को पकड़ कर चलते हैं। देखिए ट्रांजिस्टर का आकार कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें कुल 3 टर्मिनल होते हैं दोस्तों। पहला होता है हमारा, ये हो गया PNP ट्रांजिस्टर। इसमें पहला होता है दोस्तों टर्मिनल, नोट कीजिएगा, इसे हम कहते हैं उत्सर्जक। क्या? इसे कहते हैं उत्सर्जक। ये होता है दोस्तों हमारा आधार और ये होता है संग्राहक। अब देखिएगा दोस्तों, इसका इंग्लिश नाम भी नोट करते चलिए। क्या? इसका इंग्लिश नाम भी नोट करते चलिए। इसको कहते हैं एमीटर। ये है दोस्तों हमारा बेस। और तीसरा टर्मिनल होता है कलेक्टर। तीसरा है कलेक्टर। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें डोपिंग का मतलब है दोस्तों अशुद्धि। इसका मतलब होता है अशुद्धि। यानी कि हमसे पूछ रहा है कि ट्रांजिस्टर के अंदर सबसे अशुद्धि किस टर्मिनल के अंदर होती है। तो लिखिएगा दोस्तों, अगर अशुद्धि के बारे में पूछे, क्या जब भी अशुद्धि के बारे में पूछे तो आप नोट कीजिएगा, सबसे अधिक अशुद्धि होती है दोस्तों संग्राहक का, सॉरी एमीटर के अंदर। एमीटर होता है उत्सर्जक, इसके बाद होता है दोस्तों संग्राहक के अंदर। और सबसे कम अशुद्धि के बारे में पूछे तो आप लिखिएगा सबसे कम अशुद्धि होती है आधार के अंदर। दोस्तों अगर इन टर्मिनल की आकार के बारे में पूछे, किसके बारे में दोस्तों? आकार के बारे में पूछे तो आकार के बारे में लिखिए सबसे बड़ा टर्मिनल का नाम है संग्राहक। जो संग्राहक है दोस्तों ये सबसे बड़ी टर्मिनल होती है। और इसके अलावा जो उत्सर्जक होती है इससे छोटी हो और सबसे छोटी होती है दोस्तों आधार। यानी कि जो आधार होता है दोस्तों ये आकार में भी छोटी होती है और ये अशुद्धि के मामले भी सबसे कम अशुद्धि इसी के अंदर होती है। तो दोस्तों अगर ट्रांजिस्टर का अगर ट्रांजिस्टर के अंदर आपसे पूछ ले कि अशुद्धि किस में होती है सबसे ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यानी कि उत्सर्जक का डोपिंग कितना होता है? तो आप लिखिएगा सबसे अधिक उत्सर्जक का डोपिंग होता है। तो ये रहा दोस्तों इस सवाल का पूरा विस्तार पूर्वक जानकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तकनीक के माध्यम से एसी पावर को डीसी पावर में नहीं बदला जा सकता? दोस्तों क्वेश्चन को आप पूरे ध्यान से पढ़िए, इसके बाद ही इसका आंसर कीजिए, क्योंकि दोस्तों जल्दबाजी करने से क्या पता हम मतलब कि अपनी कमियों की वजह से हम किसी प्रश्न को अनदेखा कर दें। दोस्तों एक छोटी सी मिस पॉइंट ही एक नंबर आपका, मतलब कि एक क्वेश्चन का नंबर गलत करा सकता है। यहाँ पे बोला है किस तकनीक के माध्यम से एसी को डीसी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये जो नहीं है ना, यही पूरा गेम पलट कर रख देता है। इस नहीं को ही हमें पकड़ के रखना है। अब देखिए ये जो एमजी सेट होता है, क्या ये भी एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। इसके अलावा दोस्तों जो धातु रेक्टिफायर है ये भी एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। क्या एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। हमसे पूछा है दोस्तों एसी को डीसी में कौन नहीं बदल सकता? तो कौन नहीं बदल सकता दोस्तों? ये जो कन्वर्टर है, क्या कन्वर्टर ही तो एसी को डीसी में बदलती है।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतर्वर्तक। क्या, ये जो अंतर्वर्तक होती है इसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं। नोट कीजिएगा दोस्तों, इसको इन्वर्टर। इन्वर्टर का काम होता है दोस्तों डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। किसको? ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है। और हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो अगर आपसे पूछे कि डीसी को, निम्न डीसी को उच्च डीसी में कौन बदलता है, तो आप नोट कीजिएगा दोस्तों, उस युक्ति का क्या नाम है, तो उस युक्ति का नाम चॉपर होता है। अगर पूछे कि निम्न फ्रीक्वेंसी वाली एसी पावर को उच्च फ्रीक्वेंसी वाले एसी पावर में कौन बदलता है, तो लिखिएगा दोस्तों इस युक्ति का नाम है साइक्लोट्रॉन। क्या दोस्तों? साइक्लोट्रॉन इस युक्ति का नाम होता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पेंटावैलेंट अशुद्धि में, क्या पेंटावैलेंट अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी पाई जाती है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छा है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत ही मजा आएगा, पूरी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये जो पेंटावैलेंट है इसी को हमें पकड़ कर चलना है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपको सिर्फ जीवन में नहीं इस सवाल का आंसर भी लेना है दोस्तों ना, तो हमें किसी न किसी एक का सहारा चाहिए। या हम सहारा किसका लेंगे? इस पेंटावैलेंट का सहारा लेने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जिंदगी में भी आगे बढ़ना होता है तो हमें किसी के सहारे की जरूरत होती है। किसी का हाथ पकड़ कर अगर हम चलेंगे तो जरूर हम एक नई दिशा की तरफ पहुंचेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो हमारी अर्धचालक होती है ना, ये कुल 2 प्रकार की होती है। नोट करते चलिए। पहला है तो दोस्तों एन प्रकार का, क्या पहला होता है एन प्रकार का, और दूसरा है तो दोस्तों पी प्रकार का। दूसरा है पी प्रकार का। इस एन प्रकार का दोस्तों, ये जो हमारा पी प्रकार का अर्धचालक है इसको हम त्रिसंयोजी अर्धचालक कहते हैं। क्या? त्रिसंयोजी अर्धचालक। इसको हम ट्राईवैलेंट कहते हैं। क्या? इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं दोस्तों ट्राईवैलेंट। अब इस अर्धचालक के अंदर कौन कौन सी अशुद्धियां आती हैं उनको एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, इसका जो ट्रिक है वो है आलू, बैगन, गाजर, इन थैला। अब दोस्तों ये जो सब्जियां हैं ना, यही सब्जियां इसका सही आंसर बताने वाली हैं। देखिए आलू से हो जाएगा दोस्तों एल्यूमिनियम, आलू से हो जाता है एल्यूमिनियम। बैगन से होता है दोस्तों बोरॉन, और इसके अलावा गाजर से होता है गैलियम। गाजर से क्या? गैलियम। इनका मतलब दोस्तों इंडियम, और थैला से होता है दोस्तों थोरियम। यानी कि ये जो एल्यूमिनियम, बोरान, गैलियम, इंडियम और थोरियम है दोस्तों, ये किस प्रकार की अशुद्धि है? तो ये लिखेगा ये ट्राईवैलेंट अर्धचालक के अंतर्गत आती हैं और ये पी प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। इसी के साथ साथ अगर एन प्रकार के बारे में पूछे तो आप लिखेगा इसे पंच संयोजी। क्या दोस्तों? इसे पंच संयोजी अर्धचालक कहते हैं। क्या? पंच संयोजी अर्धचालक। इसके अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? तो आप लिखेगा कुल 5। क्या? पंच संयोजी है इसलिए कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और त्रिसंयोजी में दोस्तों कुल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एन प्रकार के अर्धचालक की अशुद्धियों के बारे में पूछे तो एक ट्रिक के माध्यम से इसको भी देखते हैं दोस्तों। चाहे नेपाल हो, ध्यान से सुनिएगा, चाहे नेपाल हो, पाकिस्तान हो या ऑस्ट्रेलिया हो, इनमें से एक को छोड़ के दोस्तों बाकी सब के सब भिखारी हैं। अब कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि कौन सा देश भिखारी है। तो दोस्तों ये एन प्रकार का अर्धचालक है, और इस एन प्रकार के अर्धचालक में कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो आप लिखेगा 5 होती हैं। और दोस्तों ये जो एन प्रकार की अर्धचालक हैं इनमें अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं? तो एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। इसका ट्रिक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, कि चाहे नेपाल हो, पाकिस्तान हो या ऑस्ट्रेलिया हो, इनमें से एक को छोड़ के बाकी सब के सब भिखारी हैं। अब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों कौन सा देश भिखारी नहीं है। चलिए इसके ट्रिक के बारे में समझते हैं। नेपाल,
पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एक को छोड़कर, क्या दोस्तों, एक को छोड़कर बाकी सब क्या है, भिखारी। अब यही ट्रिक इसका हमें करेक्ट आंसर देने वाली है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेपाल से हो जाएगा नाइट्रोजन, पाकिस्तान है दोस्तों फॉस्फोरस, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया होता है दोस्तों आर्सेनिक। क्या, ऑस्ट्रेलिया होगा आर्सेनिक, और ए से हो जाएगा दोस्तों एंटीमनी, एंटीमनी, और इसके अलावा भिखारी से हो जाएगा दोस्तों भीस्मित, भीस्मित। ये होता है दोस्तों इसके अर्धचालक, इस अर्धचालक की अशुद्धियों का नाम। एग्जाम में कहीं से भी पॉइंट उठकर आ सकता है दोस्तों, इसलिए हर एक पॉइंट को नोट करते चलिए और हर एक शब्द को लिखते चलिए। तो दोस्तों n प्रकार के अर्धचालक के अंदर कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप बताइएगा। इसके अंदर कुल 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि n प्रकार का जो अर्धचालक है दोस्तों, इसी को हम पेंटावैलेंट के नाम से जानते हैं। तो ये इसका कुल विवरण इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि एक कॉमन एमिटर, क्या, एक कॉमन एमिटर जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन इनपुट तथा आउटपुट वोल्टेज के बीचों बीच फेज में अंतर कितना होता है। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जो सवाल है ना, क्या, ये जो सवाल है ना, बहुत ही घुमा फिरा के दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपके मन में जरूर आएगा कि ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर के अंदर तो दोस्तों डायोड लगे होते हैं, और डायोड एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। तो फिर फेज अंतर के बीच में फेज के बीच में अंतर पूछ रहा है दोस्तों, इसका क्या माजरा है। तो इस माजरे के बारे में ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये जो हमारा ट्रांजिस्टर होते हैं ना, क्या, जो हमारा ट्रांजिस्टर होते हैं दोस्तों, इनमें 2 प्रकार का, क्या, इनमें 2 प्रकार का जंक्शन होता है। पहला होता है एमीटर बेस्ड जंक्शन, और दूसरा है दोस्तों कॉमन बेस कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। ठीक है, अगर हम एमीटर बेस्ड जंक्शन को अग्र अभिनत में और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन दोस्तों अगर पश्च अभिनत में हम चालू करते हैं, तो यही हमारा ट्रांजिस्टर का, यही ट्रांजिस्टर सक्रिय मोड में चालू होता है। और दोस्तों जब ट्रांजिस्टर सक्रिय मोड में चालू होता है ना, तो ये एक एम्पलीफायर की तरह काम करने लगता है। क्या, एम्पलीफायर की तरह लिखिएगा दोस्तों, ये एम्पलीफायर की तरह काम करने लगता है। और जब एम्पलीफायर की तरह ट्रांजिस्टर काम करता है दोस्तों, उस समय यह वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य करता है। इसका मतलब कि हम वोल्टेज को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हम ट्रांजिस्टर को सक्रिय क्षेत्र में चालू करेंगे, और उस समय यह एक एम्पलीफायर की तरह कार्य करने लगेगा। और जैसे ही एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, हम इससे आउट वोल्टेज को बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एम्पलीफायर हो, इसको हम इनपुट में 240 वोल्ट एसी देते हैं। क्या, 240 वोल्ट एसी देते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आउटपुट में हमें क्या देता है, 415 वोल्ट। इस वोल्टेज को बढ़ा के कितना कर देता है, 415 वोल्ट। तो दोस्तों ये जो इनपुट, क्या, ये जो इनपुट और आउटपुट के जो अंदर जो डिफरेंस है, इस वोल्टेज के अंदर जो अंतर है ना, कितना डिग्री अंतर होगा, तो उस चीज को आप नोट कीजिएगा, कितना डिग्री अंतर होता है, कुल 180 डिग्री अंतर होता है। इसके साथ साथ अगर कॉमन एमीटर का वोल्टेज गेन पूछ ले, क्या दोस्तों, इसके अलावा अगर वोल्टेज गेन पूछ ले, तो आप लिखेगा इसका वोल्टेज गेन होता है 100 से 1000 के बीच। कितना दोस्तों, 100 से 1000 वोल्टेज इसके कॉमन एमीटर के अंदर इसका वोल्टेज गेन होता है। अगर कॉमन एमीटर के द्वारा अलावा दोस्तों पूछ ले कॉमन बेस, क्या दोस्तों, कॉमन बेस का कितना वोल्टेज गेन होता है, तो आप लिखेगा 20 से 100, क्या, 20 के 100 के बीच इसका वोल्टेज गेन होता है। इसके अलावा दोस्तों कॉमन कलेक्टर, क्या, कॉमन कलेक्टर के बारे में पूछे कि इसका वोल्टेज गेन कितना होता है, तो आप लिखेगा इकाई से कम होता है इसका वोल्टेज गेन। कितना, इकाई से कम। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो हमारा कॉमन एमीटर होता है, क्या, कॉमन एमीटर के अलावा अगर पूछे कि कॉमन बेस, क्या, कॉमन बेस का जो वोल्टेज, कॉमन बेस का जो होता है दोस्तों, उसके अंदर इनपुट और आउटपुट का वोल्टेज के बीच कितना अंतर होता है, तो लिखेगा इसके इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के अंदर इसके इनपुट और आउटपुट के वोल्टेज के अंदर कितने डिग्री का अंतर होता है, तो लिखेगा 0 डिग्री का। इसी प्रकार कॉमन कलेक्टर के भी अंदर दोस्तों 0 डिग्री का अंतर होता है। ये रहा दोस्तों इसका कुल डिटेल्स। अगला क्वेश्चन है,
ऐसा तार, क्या ऐसा तार कंडक्टर जो इंसुलेटर और कंडक्टर की श्रेणी में आती है। यानी कि इस प्रकार का तार का नाम बताइए जो चालक और कुचालक, जिसके अंदर चालक और कुचालक दोनों प्रकार के गुण होते हैं। अगर उस तार की संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच एनर्जी गैप पूछ लिया जाए कि कितना होता है, तो आप बताइएगा इनके बीच जो एनर्जी गैप होती है दोस्तों वो कितना होता है, 1 से 5, क्या 1 से 5 के बीच होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर कभी कंडक्टर के बारे में पूछ ले आपसे, क्या कंडक्टर के बारे में पूछे, कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, चालक। अगर चालक के बारे में पूछे कि एनर्जी गैप का मान कितना होता है, तो आप लिखेगा दोस्तों इसके अंदर एनर्जी गैप होता है दोस्तों 0। कितना, इसके अंदर एनर्जी गैप 0 होता है। और अगर आपसे पूछ ले कि इंसुलेटर के अंदर, क्या दोस्तों इंसुलेटर के अंदर यानी कि कुचालक के अंदर कितना होता है एनर्जी गैप, तो आप लिखेगा इसके अंदर होता है दोस्तों 5 से अधिक। कितना, 5 से अधिक। और अगर आपसे पूछे कि अर्धचालक के अंदर, नोट कीजिएगा दोस्तों, अर्धचालक के अंदर जिसे हम सेमी कंडक्टर के नाम से जानते हैं, क्या सेमी कंडक्टर के नाम से जानते हैं, इसके बीच अगर एनर्जी गैप पूछे तो आप लिखेगा सेमी कंडक्टर के अंदर होता है दोस्तों 1 से 5, क्या 1 से 5 इसके अंदर एनर्जी गैप का मान होता है। यानी कि 5 तो ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में क्या दे रखा है इन्होंने 1, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो अर्धचालक होते हैं ना, ये जो अर्धचालक होते हैं इनके अंदर 2 प्रकार की गुण होते हैं। क्या, इनके अंदर 2 प्रकार का गुण होता है, कंडक्टर का भी गुण और इंसुलेटर का भी गुण। और दोस्तों ये गुण इसके तापमान के कारण प्रभावित होते रहते हैं। अगर इंसुलेटर, क्या अर्धचालक, अगर अर्धचालक की हम चालकता अगर बढ़ाने चाहते हैं दोस्तों, तो क्या करना है, हमें अशुद्धि बढ़ाना पड़ेगा और इसके अलावा हमें क्या करना होगा, तापमान को भी बढ़ाना होगा। तापमान बढ़ने से दोस्तों अर्धचालक की चालकता बढ़ती है और चालक की चालकता घटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग किया जाने वाला मोटर के पोलों की संख्या एवं रोटर के स्लॉट की संख्या, क्या रोटर के स्लॉट की संख्या कुल 24 है, तो दोस्तों बताइएगा कि पोल पिच कितना होगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पोल पिच, अब पोल पिच किसे कहते हैं, अब देखिएगा दोस्तों ये मोटर के अंदर का स्लॉट है, ये इस प्रकार से मोटर के अंदर का स्लॉट होता है। अब देखिएगा दोस्तों मोटर में दोस्तों जो पोल होते हैं ना वो हमेशा किस में होते हैं, वो हमेशा जोड़े में होते हैं। ठीक, तो ये हमारा N और ये है P, यानी कि N पोल और S पोल। चुंबक में कुल 2 प्रकार के पोल होते हैं। तो देखिएगा N पोल और S पोल के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पोल पिच। इसको हम कहते हैं पोल पिच। दोस्तों इसी पोल पिच के बारे में पूछ रहे हैं हमसे कि पोल पिच की संख्या कितनी होगी, तो आप ध्यान दीजिएगा इसकी एक सूत्र होता है पोल पिच। दोस्तों पोल पिच बराबर होता है मोटर के अंदर जो रोटर होती है ना, रोटर के स्लॉट की संख्या, क्या रोटर के स्लॉट की संख्या बटे पोलों की संख्या। कितना, पोलों की संख्या। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो रोटर के स्लॉट की संख्या कितना दे रखा है, 24। इस 24 को हमें डिवाइड किससे करना है, 4 से। जब 24 को 4 से काटेंगे, 4 को 24 से काटेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, कुल 6 स्लॉट। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम इसके स्लॉट की पोल पिच की दूरी निकालते हैं कि कितने पोल पिच होंगे एक मोटर के अंदर। दोस्तों ये मोटर की जब रीवाइंडिंग की जाती है ना, तब इस प्रकार की डेटा का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह मोटर जिसके 8 पोल के साथ ड्यूप्लेक्स तरंग वाइंडिंग, क्या ड्यूप्लेक्स तरंग वाइंडिंग किया गया है, समांतर पाथ के कितने रास्ते होंगे। दोस्तों मैंने पिछले क्लास में तरंग वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग के बारे में पूरे डिटेल से समझाया है, क्या पूरे डिटेल के साथ बताया हुआ है। अब देखिएगा दोस्तों ये जो तरंग वाइंडिंग है ना, इस तरंग वाइंडिंग को हम वेव वाइंडिंग के भी नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों, वेव वाइंडिंग के भी नाम से इसको हम जानते हैं। अब इस वेव वाइंडिंग की खासियत क्या है, देखिएगा दोस्तों इसकी सूत्र होती है, इसमें जो समांतर रास्ते होते हैं, कितने समांतर रास्ते होते हैं दोस्तों, देखिएगा 2 गुणे प्लेक्स,
क्या 2 गुणे प्लेक्स इसका एक सूत्र है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो 2 है ना, ये किसको बता रहा है, ये पोल की संख्या को बता रहा है। किसको दोस्तों, ये पोल को बता रहा है। और ये जो हमारी प्लेक्स है ये बता रहा है कि जो वाइंडिंग है उसके अंदर प्लेक्स कितने हैं, ड्यूप्लेक्स है, ट्रीप्लेक्स है या फिर क्वाड्रप्लेक्स है। दोस्तों तो कौन सा प्लेक्स है, ड्यूप्लेक्स, यानी कि प्लेक्स का मान कितना है 2। अब देखिएगा प्लेक्स कितना है 2। अब हमसे हमारे इस सवाल में पोल की संख्या को बता रखा है, कितना पोल है देखिए दोस्तों, कुल पोल की संख्या कितना है 8। अब प्लेक्स कितना है दोस्तों, अगर एक प्लेक्स होता तो यहाँ पे लिखा होता केवल प्लेक्स, और दोस्तों 2 प्लेक्स है इसका मतलब ड्यूप्लेक्स। तो हम कितने से गुणा कर देंगे, इसको गुणा करेंगे 2 से, कुल कितना आ जाएगा 16। यानी कि समांतर रास्ते कितने होंगे दोस्तों, समांतर रास्ते होंगे कुल 16। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 16 रास्ते होंगे। दोस्तों इस वेव वाइंडिंग के बारे में अगर पूछे कि किस प्रकार की वाइंडिंग है तो आप लिखेगा इसको हम समांतर वाइंडिंग कहते हैं। क्या, समांतर वाइंडिंग के नाम से इसको जाना जाता है। और दोस्तों इस समांतर वाइंडिंग में कितने रास्ते होते हैं तो आप लिखेगा ये जो वेव वाइंडिंग है इसमें कुल समांतर रास्तों की संख्या कितनी होती है, 2 गुणे प्लेक्स। दोस्तों ये जो वेव वाइंडिंग है ना, ये वेव वाइंडिंग किस मोटर में किया जाता है तो आप लिखेगा उस प्रकार का मोटर जिनमें उच्च वोल्टेज, क्या, जिसमें उच्च वोल्टेज और निम्न करंट, उच्च वोल्टेज और निम्न धारा वाली जो मोटर होती है उसके अंदर वेव वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। डीसी मोटर के लिए वोल्टेज ज्ञात करने हेतु नियम क्या है। क्या, डीसी मोटर के अंदर जब हमें वोल्टेज ज्ञात करना है तो कौन से नियम के द्वारा हम वोल्टेज ज्ञात करते हैं। दोस्तों अब ध्यान से देखिएगा, डीसी मोटर और वोल्टेज हम दोस्तों जब ओम के नियम को पढ़ते हैं, किसके, ओम के नियम को पढ़ते हैं तो वहां पे हम वोल्टेज ज्ञात करने के लिए क्या लिखते हैं, V बराबर I इंटू R। क्या, V बराबर I इंटू R, यानी कि ओम के नियम में हमें जब वोल्टेज ज्ञात करना होता है तो हम इन्हीं 2 राशियों का गुणा करते हैं। लेकिन जब दोस्तों हमें मोटर में हम वोल्टेज को ज्ञात करते हैं तो मोटर में एक और राशि आती है और उस राशि का नाम होता है बैक ईएमएफ। ये बैक ईएमएफ भी शामिल हो जाता है। तो दोस्तों अब देखिएगा एक नया सूत्र यहां से बनकर तैयार होता है डीसी मोटर के लिए वोल्टेज ज्ञात करने के लिए। ये जो बैक ईएमएफ है ना दोस्तों, ये बैक ईएमएफ भी इसमें जुड़ जाता है, प्लस IA इंटू RA। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, ये जो बैक ईएमएफ होता है ना, ये क्या है दोस्तों, बैक ईएमएफ किसके द्वारा उत्पन्न होता है तो लिखिएगा ये सप्लाई करंट के द्वारा। किसके दोस्तों, ये सप्लाई करंट के द्वारा उत्पन्न होती है। और दोस्तों अगर पूछ ले ये किस नियम को मानते हुए कार्य करती है तो आप लिखिएगा ये लेंज के नियम को मानती है। किसके दोस्तों, लेंज के नियम को मानते हुए कार्य करती है। और दोस्तों ये वो शख्स है, ये वो प्राणी है जो जिसके कारण पैदा होता है ना उसी का दुश्मन बन जाता है। बैक ईएमएफ क्या होता है, जिसके कारण ये पैदा होता है उसी का विरोध करने लगता है। ये दोस्तों अगर पूछे कि बैक ईएमएफ की इकाई क्या होती है तो आप लिखेगा इसकी इकाई होती है वोल्ट। क्या, इसकी वोल्ट इकाई होती है। अब देखिए दोस्तों ये जो IA है ना, ये आर्मेचर का करंट है। किसका, आर्मेचर का करंट, और ये है आर्मेचर का रेजिस्टेंस। इसको आपस में गुणा करके जब हम इस बैक ईएमएफ को जोड़ देते हैं तो मोटर के अंदर जो वोल्टेज होती है, कितनी वोल्टेज है वो आसानी से निकल आती है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसी मशीन से चलने वाली 3 फेज मोटर, क्या दोस्तों 3 फेज मोटर में मुख्य भाग के रूप में कौन कौन से होते हैं। अब ध्यान देखिए, ये जो एसी मोटर होती है दोस्तों, इसके अंदर तो एक घूमने वाला भाग होता है और एक स्थिर भाग होता है। तो घूमने वाले भाग को हम क्या कहते हैं, घूमने वाले भाग को रोटर दोस्तों, और जो स्थिर रहता है उस भाग को हम स्टेटर कहते हैं। अब देखिए रोटर को हम घुर्डक के नाम से भी जानते हैं। क्या, नोट कीजिएगा, रोटर को हम घुर्डक के नाम से, और स्टेटर को दोस्तों यथावर। ये यथावर क्या होता है, ये निमी लैंग्वेज है। क्या दोस्तों, इस लैंग्वेज को भी ध्यान में रखते चलिए, क्या इस लैंग्वेज को भी पकड़ के चलिए दोस्तों, क्योंकि निमी लैंग्वेज पे ही आधारित पूरा हमारा सिलेबस होता है। पूरा निमी पैटर्न पे ही ITI का सिलेबस चलता है। तो दोस्तों ये जो स्टेटर है ना, ये किस स्टेटर का नाम क्या होता है,
होता है, तो लिखेगा यथावर इसका नाम होता है। यानी कि रोटर इसमें घूमने वाला भाग होता है और जो स्टेटर है ना दोस्तों, ये कौन सा भाग होता है, ये बिल्कुल स्थिर रहता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछते कि डीसी मोटर में घूमने वाला भाग कौन सा होता है, तो आप लिखेगा दोस्तों इसमें घूमने वाले भाग को हम क्या कहते हैं, आर्मेचर। क्या इसमें घूमने वाले भाग को आर्मेचर कहते हैं। और दोस्तों जो एसी मशीनें होती हैं उसमें आर्मेचर स्टेटर के साथ ही जुड़ा होता है, जो कि स्थिर रहता है। तो दोस्तों डीसी मशीन में लिखेगा, डीसी मशीन में आर्मेचर घूमने वाला भाग है। क्या घूमने वाला भाग होता है। अगर पूछे एसी मशीन के बारे में, तो लिखेगा इसमें एसी मशीन में जो आर्मेचर होता है ये स्थिर होता है। क्या दोस्तों, ये स्थिर होता है, स्थिर होता है। अब चलिएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउस वायरिंग में प्रयुक्त लूप इन तथा लूप आउट सिस्टम, क्या लूप इन तथा लूप आउट सिस्टम में फेज को किससे कंट्रोल किया जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, जो फेज होता है ना, उसको हम हमेशा स्विच से कंट्रोल करते हैं। किससे, स्विच से कंट्रोल करते हैं। अब देखिएगा ये स्विच कितने प्रकार के होते हैं, तो नोट करते चलिए। सबसे पहला वन वे स्विच, पहला होता है दोस्तों वन वे स्विच, और दूसरा है टू वे स्विच। वन वे स्विच, टू वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, और चौथा है दोस्तों बैड स्विच, पांचवा है थर्मोस्टेट स्विच, स्टेट स्विच। इसके अलावा है दोस्तों छठा है हमारा नाइफ स्विच, नाइफ स्विच, स्लाइड स्विच। ये कुल स्विच के नाम हैं दोस्तों। अगर पूछे कि स्विच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप लिखेगा दोस्तों स्विच का प्रयोग किया जाता है परिपथ का नियंत्रण करने के लिए। क्या दोस्तों, परिपथ का नियंत्रण करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आप लिखेगा इसके अंदर हम स्विच का प्रयोग करते हैं। अगर हमें परिपथ का नियंत्रण करना है तो स्विच का प्रयोग करेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो लैंप के बारे में पूछा है, क्या लैंप, तो दोस्तों लैंप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप लिखिएगा प्रकाश व्यवस्था में। कहाँ, प्रकाश व्यवस्था में इसका प्रयोग किया जाता है लैंप का। दोस्तों अगर इसके अलावा आपसे फ्यूज के बारे में पूछे कि फेज के जो वायर होते हैं दोस्तों, इस वायर में हम और इसके अलावा और किस उपकरण को लगाते हैं, तो आप लिखेगा फ्यूज को। ये जो फ्यूज होता है ना, ये कहाँ पे लगाया जाता है, ये भी फेज के अंदर ही लगाए जाने वाला उपकरण है। क्या दोस्तों, फेज के अंदर फ्यूज को लगाया जाता है। अगर पूछे कि फ्यूज किस धातु का बना होता है, तो आप लिखिएगा ये तो वैसे चांदी का बनाया जाना चाहिए, लेकिन चांदी की चालकता तो दोस्तों उच्च मानी जाती है, परंतु ये बहुत महंगी धातु है, इसलिए हम इसके स्थान पर किसको लेते हैं, तांबा। क्या फ्यूज के अंदर हम तांबे जैसी धातु का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये रही। अगर पूछे तांबे का गलनांक कितना होता है, तो साथ ही साथ आप नोट करते चलिए कि 1080 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1083 डिग्री सेल्सियस इसकी गलनांक होती है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। वह एसी मशीन जिसके 4 ध्रुवक हैं, क्या दोस्तों, वह एसी मशीन जिसके कुल कितने ध्रुवक हैं, 4 हैं, उस मशीन का कुल विद्युत डिग्री कितना होगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी आपसे विद्युत डिग्री के बारे में पूछे तो आप नोट करते चलिए, विद्युत डिग्री का एक सूत्र होता है 360। क्या, 360 गुणे पोल। अब देखिएगा दोस्तों, इसको जब हम हल करेंगे तो 360, अब पोल की संख्या कितना दे रखा है, कुल 4, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 डिग्री आता है। ये विद्युतीय डिग्री के बारे में बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये 360 कहाँ से आया, तो अब इसको थोड़ा समझिएगा। ये 360 डिग्री है ना, देखिएगा जब मोटर का जो रोटर होता है दोस्तों, वो जब पूरा एक राउंड घूम लेता है, तो ये 360 डिग्री को कंप्लीट कर लेता है, वहीं से आया है ये 360।
आगे बढ़िएगा दोस्तों। एक पानी पंप मोटर जिसके टर्मिनल का संयोजन गलत होने के कारण इसके घूमने की दिशा भी गलत हो गई है, इस पर आपका ध्यान कैसे जाएगा? तो दोस्तों इस पर आपका ध्यान पानी प्राप्त नहीं होने पर आपका ध्यान चला जाएगा। क्या पानी अगर प्राप्त नहीं होगा दोस्तों तो आपका ध्यान चला जाएगा कि मोटर का टर्मिनल कनेक्शन गलत हो चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर 5 ओम प्रतिरोध देखिए दोस्तों, अगर 5 ओम प्रतिरोध, 30 ओम प्रतिरोध और 15 ओम प्रतिरोध को समांतर में किसमें समांतर में जोड़ दिया जाए तो उस परिपथ का पूर्ण प्रतिरोध कितना होगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर प्रतिरोध को इसका आंसर 1 सेकेंड में देने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। अगर पूछ ले कि प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो दोस्तों जितना प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जो सबसे कम मान का प्रतिरोध होगा उससे भी कम आंसर होगा। क्या? जो अगर प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जो सबसे कम मान वाला प्रतिरोध होगा उससे भी कम प्रतिरोध का मान आता है जब इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि 5 ओम से भी कम प्रतिरोध होगा। अगर यही प्रतिरोध दोस्तों सीरीज क्रम में जोड़ा गया होता तो जो सबसे अधिक मान वाला प्रतिरोध है इससे भी अधिक मान का प्रतिरोध आता, क्योंकि दोस्तों सीरीज में आंसर 30 हो जाता। क्योंकि दोस्तों जो सीरीज में प्रतिरोध जोड़ते हैं ना, तो सीरीज में जोड़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। मैं जोड़ के दिखाता हूं आपको, आप देखिएगा 30 प्लस 15 प्लस 5, अगर इसको आप जोड़ेंगे तो कुल 50 होता है। कितना? कुल 50, यानी कि कुल जो प्रतिरोध होगा वो 50 ओम का प्रतिरोध होगा, जो कि 30 ओम के मान से अधिक ही है। इसलिए अगर सीरीज के बारे में पूछता तो आप अधिक से अधिक मान वाले प्रतिरोध के मान से भी अधिक मान का प्रतिरोध होता, और अगर समांतर क्रम के बारे में पूछा है दोस्तों तो जो सबसे कम मान वाला प्रतिरोध है उससे भी कम मान का प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे बढ़िएगा, 3 फेज संतुलित परिपथ में, क्या 3 फेज संतुलित परिपथ में 2 वाट मीटर विधि। दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा, 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग करके परिपथ का शक्ति मापते हैं। किसको? पावर मापते हैं। तो 1 वाट मीटर का पठन अगर ऋणात्मक हो तो इसका मतलब क्या होता है? अब देखिएगा दोस्तों, 2 वाट मीटर विधि, क्या यानी कि इस विधि में हम 2 वाट मीटर का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों वाट मीटर का प्रयोग करके हम किसको मापन कर रहे हैं? पावर को। नोट कीजिएगा, ये जो पावर होती है ना, पावर का सूत्र होता है वोल्टेज गुणे करंट कॉस फाई। क्या? वोल्टेज गुणे करंट गुणे कॉस फाई, ये पावर की सूत्र होती है। दोस्तों अब देखिएगा, ये जो वोल्टेज और करंट है ना, इनके बीच में कितना विद्युतीय अंतर है, इसी चीज को मापने के लिए हम 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग करते हैं। क्या? 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, जब हम पावर मापते हैं तो 2 वाट मीटर में से 1 वाट मीटर दोस्तों अगर धनात्मक रीडिंग देता है और दूसरा वाट मीटर ऋणात्मक रीडिंग देता है, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है कि जो करंट और वोल्टेज है, क्या ये जो करंट और वोल्टेज है दोस्तों, इसके अंदर इसमें हम 60 डिग्री से अधिक का डिफरेंस है। क्या ये क्या बता रहा है कि जो 2 वाट मीटर विधि है ना दोस्तों, इनमें से अगर 1 वाट मीटर का पठन ऋणात्मक है तो ये किस चीज को हमें इंगित करता है, किस चीज को हमें बताता है? ये कहता है कि 60 डिग्री से अधिक है करंट और वोल्टेज के बीच में विद्युतीय अंतर का मान। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ ये हमें इंडिकेट करने की कोशिश करता है। अब देखिएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 69, 3 कैपेसिटर, क्या 3 कैपेसिटर जो कि 100 माइक्रोफैरड के हैं, इन्हें अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं दोस्तों तो इससे बना जो नया कैपेसिटर होगा उसका मान क्या होगा? दोस्तों ये जो कैपेसिटर होते हैं ना, इनको सीरीज में जोड़ने से इनकी मान में कमी होती है। अगर इसी कैपेसिटर को हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं दोस्तों तो ध्यान रखिएगा इसका जो मान होता है वो जुड़ जाता है, यानी कि समांतर में जुड़ता है और सीरीज में घटता है। तो देखिएगा दोस्तों कितना होगा इसका 33.33 माइक्रोफैरड। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपसे प्रतिरोध के बारे में बोले, क्या प्रतिरोध के बारे में बोले तो लिखेगा सीरीज में। क्या? अगर प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ते हैं दोस्तों मान जुड़ता है। अगर इसी को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो दोस्तों इसमें मान
घटता है। क्या? इसमें मान घट जाता है। इसी के अलावा दोस्तों अगर प्रतिरोध के अलावा अगर इंडक्टर के बारे में पूछे, क्या? इंडक्टर के बारे में पूछे तो इसमें भी दोस्तों इसी प्रकार से होता है। अगर इंडक्टर को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो इसमें मान जुड़ जाता है और समांतर में घट जाता है। लेकिन दोस्तों जो संधारित्र होते हैं, क्या? जो कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर बिल्कुल इसका उल्टा होता है। इसमें दोस्तों अगर कैपेसिटर को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो इसमें मान जो होता है वो घट जाता है। कितना? मान घट जाता है और समांतर में दोस्तों इसमें मान जुड़ता है, समांतर में जुड़ जाता है। लेकिन हमें क्या बोला गया है? सीरीज क्रम में, तो घटकर कितना हो जाएगा? 33.33 माइक्रोफैरड। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटर के अंदर एकत्रित चार्ज को किस पद्धति के द्वारा लिखा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस पे। कैपेसिटर के अंदर, क्या? कैपेसिटर के अंदर एकत्रित चार्ज को किस पद्धति द्वारा लिखा जाता है? तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है Q बराबर C इंटू V। क्या? इसमें जो Q है ये आवेश को बताता है। किसको? Q हमें बताता है आवेश को दोस्तों, और ये जो C है ये कैपेसिटर के चार्ज करने की क्षमता को बताता है, कैपेसिटर के क्षमता को। और V किसको बता रहा है? वोल्टेज। यानी कि कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है और चार्ज स्टोर करने के बाद इसके अंदर की जो वोल्टता होगी वो वोल्टता कितनी होगी वो कौन बताता है? वो V बता रहा है दोस्तों। अब देखिएगा जब इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो एक कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज स्टोर हुआ है वो पता चल जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों इसके बारे में एक दो पॉइंट और लिखा देता हूं कि जो कैपेसिटर है दोस्तों ये कुल 5 टाइम में, कितना? कुल 5 टाइम में फुल चार्ज हो पाते हैं। अब देखिएगा जो मोबाइल की बैटरी होती है ना दोस्तों, इसको अगर आप एक बार चार्ज से कनेक्ट कर देंगे तो ये 100% चार्ज हो जाती है। लेकिन ये जो कैपेसिटर है ना ये भी बैटरी की तरह चार्ज स्टोर करती है, लेकिन दोस्तों ये एक बार में फुल चार्ज कभी नहीं होती। ये कितने स्टेप में होती है? तो आप लिखेगा ये कुल 5 स्टेप में। तो पहला स्टेप लिखेगा दोस्तों, पहले स्टेप में कैपेसिटर कुल कितना चार्ज होता है? तो आप लिखेगा ये होता है 63.2%। कितना दोस्तों? 63.2%। और दूसरे स्टेप में चार्ज होता है दोस्तों 84.4%। कितना? 84.4%। इसी प्रकार ये तीसरे स्टेप में, नोट करते चलिएगा दोस्तों, हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरे स्टेप में दोस्तों ये 95.02% चार्ज कर पाती है। और इसके अलावा चौथे स्टेप में करते हैं दोस्तों ये 98.02%। कितना? 98.02%। और पांचवें स्टेप में ये 99.01%। यानी कि फर्स्ट स्टेप में ये कितना चार्ज करेगी? ये फर्स्ट स्टेप में 63.2% ही चार्ज करेगी। अब एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि एक कैपेसिटर के अंदर 50 वोल्ट की वोल्टेज को स्टोर करने की क्षमता है। अब देखिएगा ये फर्स्ट टाइम में कितना वोल्टेज को स्टोर करेगी? तो देखिएगा इसका एक सूत्र होता है कि हम फर्स्ट स्टेप में कितना वोल्टेज को स्टोर करेगी दोस्तों? लिखेगा 63.2। क्या? 63.2। और कुल वोल्टेज कितना है दोस्तों? कितने वोल्टेज को ये स्टोर कर सकती है? तो आप लिखिएगा कुल 50 वोल्टेज को स्टोर कर सकती है। और दोस्तों नीचे कर दीजिएगा 100, इस एक जीरो से एक जीरो को कर दीजिए कट। अब इसको आप अगर गुणा करेंगे तो कितना होगा? 5 का गुणा जब 2 में करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 5 दूनी 10, हासिल आएगी 1। अब 5 का 3 से करिए तो कितना होगा? 5 3 15, हासिल 1 16। 16 में 6 लिखिए, बच कितना गया? 1। अब इस 5 का 6 बार गुणा कीजिए तो 5 6 का 30 और दोस्तों 1 31। कितना? 1 31। अब यहाँ जो नीचे 10 बचा है 10 से डिवाइड करिए, 1 0 ये कट जाएगा दोस्तों, 1 0 ये कट जाएगा। और देखिएगा 63.2 में से दोस्तों ये पॉइंट कहाँ पे लगा है? पीछे से पहले दूसरे नंबर पे, यानी कि पीछे से दूसरे नंबर पे आप यहाँ एक पॉइंट लगा दीजिए तो कितना हो गया दोस्तों? 31.6 वोल्ट। कितना? यानी कि फर्स्ट स्टेप में ये इस 50 वोल्ट का केवल 31.6 वोल्ट ही स्टोर कर पाएगी। तो इस प्रकार से ये वोल्टेज को स्टोर करती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हानि घूमने वाली मशीन के अंदर होती है परंतु ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं होती है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या ट्रांसफार्मर के अंदर कोई घूमने वाली भाग होती है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। लेकिन दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि घर्षण एवं वायु हानि, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो घर्षण होता है ना वो वही संभव है जहां पे दो भाग आपस में घिसते हो। क्या दो भाग जब आपस में घिसेंगे वहीं पे घर्षण संभव है दोस्तों, उसके अलावा कहीं भी नहीं है। तो देखिएगा जो ट्रांसफार्मर होती है, तो क्या ट्रांसफार्मर के अंदर कोई घूमने वाला भाग होता है? तो आप बोलिएगा ना जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। अब देखें दोस्तों, इसके अंदर जो वायु हानि है ना वो भी नहीं होती है। क्या वायु हानि भी नहीं होती, ना ही चुंबकीय हानि होती है। अब देखिएगा दोस्तों, इसके अंदर किस प्रकार की हानि होती है? तो आप ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर दो प्रकार की हानि होती है। पहला हानि होती है दोस्तों कॉपर लॉस। क्या पहला होता है कॉपर लॉस, इसको हिंदी में ताम्र हानि कहते हैं। क्या ताम्र हानि। और दूसरा होता है दोस्तों आयरन हानि। आयरन हानि इसको कहते हैं हिंदी में लौह। क्या इसको हिंदी में कहते हैं लौह हानि। अब देखिएगा इस आयरन लॉस के अंदर भी दोस्तों दो प्रकार का लॉस होता है। पहला होता है एडी करंट हानि। क्या एडी करंट हानि के नाम से होता है। और दूसरा होता है दोस्तों हिस्टरेसिस। क्या हिस्टरेसिस हानि। तो इस प्रकार की हानियां होती हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। अगर पूछे कॉपर लॉस के बारे में तो आप लिखेगा, आयरन लॉस के बारे में पूछे तो आप लिखेगा कि दो प्रकार की हानि होती है, एडी करंट और हिस्टरेसिस हानि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के यंत्र का प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों उस प्रकार के यंत्र का आप नाम बताइए। तो उस प्रकार के यंत्र का नाम है दोस्तों प्रेरण। ये जो प्रेरण है दोस्तों, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडक्शन। इंडक्शन। ये जो इंडक्शन है दोस्तों, ये केवल कहाँ संभव है? ये केवल और केवल एसी के अंदर संभव है। ये डीसी में नहीं पाया जाता। इंडक्शन नाम का कोई भी राशि डीसी के अंदर कोई भी गुण नहीं होता है। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो तप्त प्रकार का मीटर, क्या तप्त तार प्रकार का मीटर है, इसको हम इंग्लिश में हॉट वायर के भी नाम से जानते हैं। क्या हॉट वायर मीटर। हॉट वायर मीटर का प्रयोग दोस्तों ये एसी और डीसी दोनों प्रकार की पावर को मापने के लिए किया जाता है। और दोस्तों एसी और डीसी में ये किस राशि को मापता है? तो आप लिखे दोस्तों ये धारा। किसको? ये धारा और वोल्टेज को मापने के लिए काम में लिया जाता है। इसी के साथ साथ विद्युत गतिकी प्रकार की मीटर को इंग्लिश में लिखेगा दोस्तों, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोडायनमोमीटर। क्या इलेक्ट्रोडायनमो मीटर। दोस्तों ये भी किस प्रकार की राशि को मापता है? ये एसी और डीसी में ये धारा और वोल्टेज के साथ साथ दोस्तों ये पावर को भी मापती है। किसको? धारा वोल्टेज के साथ साथ पावर को भी मापती है। ये जो एमआई मीटर होता है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, एमआई मीटर जो होता है ये भी एसी और डीसी, क्या एसी और डीसी दोनों प्रकार की राशि, दोनों प्रकार के पावर पे ये कार्य करती है। और जो पीएमएमसी मीटर दोस्तों, इस पीएमएमसी मीटर के बारे में लिखेगा, ये केवल डीसी प्रकार की पावर सप्लाई पे काम करती है। और किन राशियों को मापती है? तो आप लिखेगा करंट और वोल्टेज को मापने का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसा एमीटर यंत्र जो केवल एक दिश करंट को मापती है। क्या? जो केवल एक दिश करंट को मापती है, उस एमीटर की रेंज अधिक करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो एक दिश करंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्या एक दिश करंट। अब एक दिश करंट किसमें होता है? ये डीसी के अंदर होता है। क्योंकि दोस्तों देखिएगा उसका जो वेव फॉर्म होता है, क्या उसका जो तरंग होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। ये क्या बता रहा है? ये करंट को बता रही है। यानी कि डीसी के अंदर जो करंट के चलने की दिशा होती है वो कभी बदलती नहीं है, वो कभी भी नहीं बदलती। यानी कि ये एक दिशा में करंट चलता है। तो ये किसके बारे में बात कर रही है? डीसी के बारे में। यानी कि
इस प्रकार का एमीटर है जो डीसी करंट को मापती है, और डीसी करंट को मापने वाले एमीटर का अगर हमें रेंज बढ़ाना है तो इसके लिए हमें क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो आप लिखेगा इसके लिए हम शंट का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों? हम शंट का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछे कि शंट जो है दोस्तों ये किन किन धातुओं का मिश्रण है, तो आप लिखेगा ये मैग्नीन, क्या? मैग्नीन, और इसके अलावा तांबा और निकल, इन तीनों धातुओं का मिश्रण होता है शंट। अगर शंट के बारे में पूछ ले कि इसकी शंट के बारे में पूछ ले कि शंट में जो मैग्नीन होती है इसका तापमान गुणांक कितना होता है, तो लिखिएगा दोस्तों बहुत ही कम होता है। क्या? बहुत ही कम होता है, 0.0025 प्रति डिग्री सेल्सियस, ये इसका तापमान गुणांक होता है। दोस्तों अब आगे चलिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि इसको शंट को हम कहाँ लगाते हैं अगर पूछ ले, तो आप लिखेगा इसको हम एमीटर के समांतर क्रम में, कहाँ? एमीटर के समांतर क्रम में हम शंट को लगाते हैं। और दोस्तों क्यों लगाते हैं, तो लिखेगा रेंज को इसके बढ़ाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर डायोड के बारे में पूछे तो डायोड का कार्य क्या है, तो आप लिखेगा ये एसी को डीसी में बदलने का कार्य करती है। एम्पलीफायर के बारे में पूछे तो लिखेगा दोस्तों ये गेन को बढ़ाता है। किसको? ये लूप गेन को, किसको? लूप गेन को बढ़ाने का काम कौन करता है, तो एम्पलीफायर। और इसके अलावा दोस्तों ये आयाम को भी बढ़ाने का कार्य करती है। आयाम को बढ़ाना ये किसका कार्य है? एम्पलीफायर का। अगर दोस्तों पूछ दे प्रतिरोध, क्या? प्रतिरोध क्या है, तो आप लिखेगा जो करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे, क्या? जो धारा को प्रवाहित करने में बाधा उत्पन्न करे वही प्रतिरोध कहलाता है। दोस्तों अगर एक नया क्वेश्चन आपके सामने आकर खड़ा हो जाए तो दोस्तों उस क्वेश्चन का सामना करने के लिए लिखेगा, अगर वो क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का विमीय सूत्र कितना होता है, तो लिखेगा दोस्तों इसका विमीय सूत्र होता है mL² T-3A-2। ये इसका विमीय सूत्र होता है। ये एक नया पॉइंट है, नोट करते चलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जो कि इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। क्या दोस्तों? इस क्लास का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। सोडियम द्वीप का प्रज्वलन वोल्टेज, क्या? इसका प्रज्वलन वोल्टेज सामान्यतः कितना होता है, नोट कीजिएगा दोस्तों। 400 से 600 वोल्ट इसका प्रज्वलन वोल्टेज होता है। अब देखिएगा दोस्तों ये जो सोडियम लैंप है ना, इसके बारे में कुछ 2-4 पॉइंट में लिखा देता हूं। अब देखिएगा अगर पूछे सोडियम लैंप के अंदर जो सोडियम होता है तो ये शुरुआत में किस अवस्था में होता है, तो आप लिखेगा ये शुरुआत में ठोस अवस्था में होता है। किसमें दोस्तों? ठोस अवस्था में होता है। जैसे ही हम इस लैंप को विद्युत से संयोजित करते हैं तो आपस में क्रिया करने के दौरान ये ठोस अवस्था किसमें बदल जाता है? वाष्प की अवस्था में। क्या? वाष्प अवस्था में ये जलने के दरमियान बदल जाता है। अब देखिएगा दोस्तों जो सोडियम लैंप होते हैं ना, क्या? जो सोडियम लैंप होते हैं इसको हमेशा क्षैतिज अवस्था में प्रयोग करना चाहिए। किसमें दोस्तों? क्षैतिज अवस्था में। दोस्तों ये जो सोडियम द्वीप होता है ना, इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आप लिखेगा कोल्ड कैथोड। क्या? आप लिखेगा दोस्तों कोल्ड कैथोड लो प्रेशर। क्या? कोल्ड कैथोड लो प्रेशर के नाम से हम इसे जानते हैं। कोल्ड कैथोड लो प्रेशर के नाम से हम इस सोडियम लैंप को जानते हैं। दोस्तों ये इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो आप लिखेगा प्रकाश व्यवस्था में इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ दोस्तों? प्रकाश व्यवस्था के अंदर। प्रकाश व्यवस्था में इसका प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे स्थगित किया जाता है। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक नए सीरीज को लॉन्च किया जाएगा और उस सीरीज में दोस्तों सभी प्रश्न, क्या जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को मैं विस्तार पूर्वक हल मैं खुद कराऊंगा दोस्तों। और आप प्रत्येक प्रश्न का नोटबुक में नोट करते चलिएगा दोस्तों।
दोस्तों, और सभी प्रश्न एक नए लेवल का प्रश्न होगा। क्या? जो पिछले वर्ष यानी कि जो पिछले वर्ष एग्जाम हुआ था उन एग्जाम में से आए हुए प्रश्नों को भी मैं हल कराऊंगा, और दोस्तों वहां से आपको पता चल पाएगा कि क्वेश्चनों का लेवल क्या होता है। दोस्तों तैयारी हम इतनी जबरदस्त तरीके से करेंगे कि एग्जाम में चाहे किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए, आप चूक ना सकें उस प्रश्न का आंसर करने में। तो दोस्तों अगर आप ऐसा चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए दोस्तों हमसे, और लगातार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले दिन हम सुबह 7 बजे फिर से आपसे मुलाकात करने आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।